Dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, केमिस्ट्री इवेपोरेशन आज का हमारा टॉपिक है। तो इवेपोरेशन के बारे में आपको पता है, इवेपोरेशन हम किसको बोलते हैं? जब कोई लिक्विड, कोई माया क्या करता है, बुखारात में तब्दील होकर सरफेस से, सतह से उड़ना शुरू कर देता है, ऊपर की तरफ उठता है, तो हम बोलते हैं कि ये इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या होगी? हेडिंग देने के बाद अपने डेफिनेशन लिखनी है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि मैटर की जो एक स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट, जब लिक्विड स्टेट से मैटर गैसियस स्टेट में, वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, गैस फेज में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को, उस अमल को हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक हो गया जी। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज, कि किसी लिक्विड का गैस फेज में तब्दील होने का, बदलने का प्रोसेस जो होता है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। सेकेंडली, फिर आपने हेडिंग देनी है मार्कर से प्रोसेस की, कि ये कौन सा प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। वो प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होता है, और जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो प्रोसेस की हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यानी कि इवेपोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हरारत, हीट जज्ब होती है। यानी कि मॉलिक्यूल्स हीट जज्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो फिर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, ऊपर की तरफ उठना शुरू करते हैं, यानी कि लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं वो टूट जाती हैं, तो वो दूर दूर हो जाते हैं, मतलब गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्डली, आपने हेडिंग देनी है मार्कर से एग्जाम्पल की, और फिर आपने कहना है व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म। When 1 mole of water in liquid state is converted into vapor form, it requires 40.7 kilojoule of energy. जब पानी का 1 मोल, वाटर का 1 मोल, जब अगर वाटर है हमारे पास, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? H2O। अगर हमारे पास वाटर है H2O और वो लिक्विड स्टेट में है, उसका फिजिकल स्टेट कौन सी है? लिक्विड स्टेट। तो जब पानी का 1 मोल लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो वो कितनी हीट जज्ब करता है, कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है? 40.7 किलो जॉल एनर्जी चाहिए होती है पानी के 1 मोल को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। फिर आपने जो है ये इक्वेशन लिख देनी है, क्या? H2O, साइन ऑफ एरो, इधर भी H2O। लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखना है उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करनी है आपने, क्या? लिक्विड स्टेट। और राइट हैंड साइड पर जो H2O लिखना है उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी मेंशन करनी है? G मीन्स गैसियस स्टेट। उसके बाद आपने अगली लाइन पर लिख देना है डेल्टा H, और इसके ऊपर नॉट लिख देना है, यहाँ पर VAP लिख देना है, यानी कि हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर की जो 1 मोल की हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट उसको चाहिए होती है, वो कितनी होती है जी? प्लस 40.7 किलो जॉल। ये किलो जॉल पर मोल आपने इसी के साथ लिखना है, चूँकि यहाँ पे जगह नहीं थी मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया है। तो आपने लिख देना है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर के लिए होती है वो कितनी होती है? प्लस 40.7 किलो जॉल पर मोल। प्लस का मतलब है एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी? 40.7 किलो जॉल 1 मोल के लिए हीट चाहिए होती है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए। अब तक हमने डिस्कस किया इवेपोरेशन की डेफिनेशन को, एग्जांपल और उसके अलावा प्रोसेस को डिस्कस कर लिया। उसके बाद जी फोर्थली, चौथे नंबर पर आपने मार्कर से हेडिंग देनी एक्सप्लेनेशन की, वजाहत की, और उसमें आपने कहना है कि इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। के लिक्विड स्टेट में, माया हालत में, मॉलिक्यूल्स होते हैं मुसलसल हरकत में होते हैं। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो इनकी कौन सी एनर्जी इनके पास होती है? इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है उनके मॉलिक्यूल्स के पास, क्योंकि वो हरकत कर रहे हैं, तो हरकत के लिए तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। मजीद याद रखना है, बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड अ फ्यू हैव मोर दैन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होती है वो एवरेज होती है, दरमियानी होती है, लेकिन कुछ की जो होती है वो एवरेज से, दरमियानी से थोड़ी ज़्यादा होती है। द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर दैन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस। जो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, कशिश की कुव्वतें होती हैं, उन पर गालिब आ जाते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेज टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस टूटती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं। जब एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
गैस फेज़ में चले जाते हैं। जब वो गैस फेज़ में कन्वर्ट होते हैं तो हम कहते हैं मालिक्यूल सरफेस से निकलना शुरू हो गए हैं, बाहर आना शुरू हो गए हैं, यानी कि वो गैसियस स्टेट में वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। तो फिर आपने बता देना है कि जी वो सरफेस से स्केप करना शुरू कर देते हैं वो मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज उनके दरमियान टूट जाती हैं और उसकी वजह से वो सरफेस से निकलना शुरू कर देते हैं। तो फिर आपने बता देना है इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि जी लिक्विड स्टेट से अब गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में मालिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, हो रहे हैं, सरफेस से निकल रहे हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मजीद आपने याद रखना है कि इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, कूलिंग प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स आपने मजीद याद रखना है इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस तो होता ही है, लेकिन इवेपोरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के बाद कि इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आपने मार्कर से हेडिंग देनी है। अगर आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले जाए कि जी इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एक्सप्लेन या हाउ इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो आपने मार्कर से हेडिंग देनी है कंटिन्यूस प्रोसेस की और आपने फिर पेन से लिखना है क्या, इवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। यानी आपने बताना है कि इवेपोरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल अमल है, कम टेम्परेचर पर भी जारी रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर भी जारी रहता है, कम टेम्परेचर पे कम होता है, ज़्यादा पे ज़्यादा होता है। कैसे होता है आपने बताना है फिर आगे। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। के इवेपोरेशन की रफ्तार टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। फिर इसी बात को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा देख लीजिए। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन की रफ्तार स्पीड ज़्यादा होगी, एक वक्त में ज़्यादा मालिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे। और अगर टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, कम का टेम्परेचर कर देंगे, किसी चीज़ को ठंडक देंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो इवेपोरेशन की रफ्तार भी स्लो हो जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। फिर आपने कहना है इट का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात हो रही है, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल्स। बिल्कुल जी, याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इट का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर घटाते हैं, कम करते हैं तो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से मालिक्यूल्स की दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस टूटने की सलाहियत कम हो जाती है, वो उन पर गालिब नहीं आ पाते, ओवरकम नहीं कर पाते, तो वो लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट होने की एबिलिटी, सलाहियत उनकी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कंटिन्यूस प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जी अगली बात, छठी बात इस टॉपिक की, सिक्स्थ टर्म कूलिंग प्रोसेस। तो आपने याद रखना है इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल होता है। मार्कर से आपने हेडिंग देनी है कूलिंग प्रोसेस की। उसके बाद आपने लिखना है कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। क्लियर? यानी कि आपने कहना है इवेपोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल होता है। इवेपोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल होता है। फिर आपने अगली बात करनी है कि व्हेन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, व्हेन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपराइज, व्हेन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपराइज, जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बुखारात बनकर उड़ते हैं, लिक्विड स्टेट से गैस फेज में जाते हैं। कोमा लगाना है, फिर बताना है क्या होता है। द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल्स डाउन। तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, जो बकिया मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की इस कमी को पूरा करने के लिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो गिरदोपेश से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उस सेंट्रल पॉइंट की तरफ आते हैं जहां से मॉलिक्यूल्स उड़ गए थे। क्लियर हो गया जी? एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स डिक्रीजेस एंड वी फील कूलिंग। नतीजे के तौर पर क्या होता है, जब गिरदोपेश के मॉलिक्यूल्स सेंटर की तरफ आते हैं उस कंपनसेट करने के लिए, एनर्जी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, तो गिरदोपेश के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम हो जाता है और हम कहते हैं इस जगह पर ठंडक पैदा हो गई है और हमें ठंडक महसूस होती है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी, क्या कि इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है, तो इसकी एग्जांपल भी देनी है आपने। तो पेन से आप पे लिखेंगे एग्जांपल की हेडिंग देने के बाद ने बताना है जी कूलिंग प्रोसेस की एग्जांपल देनी है कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम द अल्कोहल इवेपोरेट्स एंड वी फील कूलिंग इफेक्ट। कि जब हम हथेली पर अल्कोहल का स्पिरिट का कतरा डालते हैं तो अल्कोहल उड़ जाती है, अल्कोहल इवेपोरेट हो जाती है और हमें ठंडक का एहसास होता है। तो जी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया इवेपोरेशन की डेफिनेशन, प्रोसेस, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन
डेफिनेशन फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस 5th एंड कूलिंग प्रोसेस 6th टर्म। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेशन के फैक्टर्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान पाइंदाबाद।